जल अकेडमी चित्रकूट के शैक्षणिक मंच से मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर श्रृंखला को लेकर के, जिसमें हम पिछली वीडियो में रीतिकाल से विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे थे, किंतु कुछ समस्याओं के कारण हमें वीडियो वहीं पर रोकनी पड़ी थी। आज हम उसी के आगे से अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए अपनी श्रृंखला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हमें पढ़ना है। इसके पहले के प्रश्नों को हम विगत वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग न देखे हों, चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। उसके आगे से आज हम इसी श्रृंखला को जोड़ते हुए बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? जो पूरे रीतिकाल में मुख्य प्रवृत्ति रही, एक प्रकार से कहा जाए तो रीतिकाल की व्यापक और मुख्य प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन की थी। ऑप्शन ए सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतिराम, तोष, रसलीन प्रभृति या अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, रीतिकाल की प्रवृत्ति। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। इसमें रीतिकाल की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उसमें से एक विशेषता रीतिकाल की नहीं है, उसको हमें पहचानना है। तो आइए देखते हैं वह कौन सी विशेषता है जो रीतिकाल की नहीं है। तो रीतिकाल की जो विशेषताएं इसमें दी गई हैं, उसमें ऑप्शन सी सही होगा। यह रीतिकाल की विशेषता नहीं है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, यह विशेषता नहीं है। जबकि रीतिकाल में जो प्रकृति थी वह एक उद्दीपक के रूप में थी। कवियों ने प्रकृति को अपने काव्य में एक उद्दीपक के रूप में रखा है, क्योंकि नायक नायिकाओं का वर्णन किया है, उनके विरह का वर्णन और संयोगावस्था का वर्णन किया है। तो वहाँ पर प्रकृति जो एक सहचरी के रूप में आती है, वह और अधिक जब संयोग होता है तो मादकता को बढ़ाती है, उद्दीप्त करती है। और जब वियोग की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रकृति अत्यंत कष्टकारक लगती है। इस रूप में प्रकृति का प्रयोग रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में किया है। जबकि रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता थी, तो रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता, यह भी विशेषता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ये विशेषता सही है, जबकि ये सही नहीं है। और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है, यह रीतिकाल की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या दिया है, रीतिकाल में स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया गया है, श्रृंगार का चित्रण किया गया है, वीर और भक्ति काव्य भी लिखे गए हैं, नीति काव्य भी लिखा गया है और ब्रज भाषा का उत्कर्ष रहा है। संपूर्ण रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो भाषा प्रमुख रही है रीतिकाल की, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? बताना है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो वह है ब्रज भाषा थी, जैसा कि अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतिराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने तो यह मिथ जोड़ा कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। भिखारी दास जी कहते हैं कि ब्रज भाषा में अगर रचना करना है तो आपको ब्रज भाषा में रहना पड़ेगा। और वे एक उक्ति देते हैं, आइए इसे देखते हैं। क्या कहते हैं? ब्रज भाषा हेतु ब्रजभाषा ही अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जान्यो। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासा ही अनुमानो ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जान्यो। तो ये है। अन्य तथ्य देखते हैं। पद्माकर की भाषा
में सब प्रकार की भाषिक शक्तियों पर कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। तो जो पद्माकर हैं उन्हें भाषा की सब प्रकार की वृत्तियों या शक्तियों पर अधिकार है उनका। आचार्य शुक्ल के शब्दों में अगर पद्माकर की भाषा के विषय में कहें तो आचार्य शुक्ल कहते हैं, कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्भ से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभ्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। ये पद्माकर की भाषा की विशेषता बताते हैं, उसकी अनेक रूपता के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर तुलना गोस्वामी तुलसीदास से करते हैं, तो इसे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। तो रीतिकालीन जो कवि थे उनका सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया छंद था। अधिकांशतः कवियों ने सवैया छंद में लिखे हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ये रीतिकाल की विशेषताएं हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रीतियुगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित्व, सवैया, दोहा इत्यादि था, किंतु सर्वाधिक रूप में इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस में से किया है। तो सवैया छंद को श्रृंगार रस में प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को मानते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। जबकि नगेंद्र आदि विद्वान रीतिकाव्य परंपरा का रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को मानते हैं, किंतु रामचंद्र शुक्ल केशवदास को राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रखते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीतिकाव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। इस दृष्टि से रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि को मानते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि रीतिकाल की जो परंपरा है अविच्छिन्न रूप से बिना रुके हुए चिंतामणि के लेखन से प्रारंभ होती है। अन्य तथ्यों को देखते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। कहीं कहीं पूछे जा सकते हैं और ये नए तथ्य हैं। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है और देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या दी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने सम्मत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। तो चिंतामणि के ग्रंथ हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। उन्होंने काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश तथा छंदों से संबंधित छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय क्या था? तो रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना गया है। ध्यान दीजिएगा, यह विक्रमी संवत में दिया गया है। अगर इसे सन में निकालना है तो आपको 57 इसमें घटा देंगे, तो
तो घटाने पर ईस्वी सन आ जाएगा। आगे देखते हैं, व्याख्या दिया है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की सीमावधि 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी ही माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 ईस्वी से मानते हैं। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, कौन सा विद्वान समय सीमा रीतिकाल की क्या माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने रीतिकाल कहा है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल लगभग 1643 से 1843 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। तो इसे ध्यान में दीजिएगा। और वो अपने इतिहास में रीति काल में श्रृंगार परंपरा की अधिकता के कारण इन्होंने वो यह भी कहा था कि इसको अगर कोई विद्वान श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल प्रस्ताव के रूप में कहा था, एक प्रकार से कहा जाए। उन्होंने कहा कि इसे अगर कोई विद्वान श्रृंगार काल कहना चाहता है तो कह सकता है, क्योंकि श्रृंगार पर ग्रंथों की या श्रृंगार की जो प्रवृत्ति है वह अधिक है, अतः इसे श्रृंगार काल कहा जा सकता है। किंतु इसे श्रृंगार काल कहने का कार्य आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने किया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर इसे रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल नाम की संज्ञा दी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल तथा आदिकाल को जयकाल कहकर संबोधित किया। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा है तथा आदिकाल को जयकाल कहा है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेवाल प्रभृति की दृष्टि में, आदि विद्वानों की दृष्टि में श्रृंगार काल है। तो इन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अलावा डॉक्टर राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेवाल भी रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए का समर्थन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, ऑप्शन सी सही होगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो अभी हमने देखा, रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। इनका नाम कहीं कहीं रामशंकर शुक्ल रसाल भी मिलता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, उन्हीं का नाम है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो अभी हमने देखा था, मिश्र बंधुओं ने कहा है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत नाम किसने दिया? तो वही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही होगा, मिश्र बंधुओं ने कहा है। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो अभी हमने देखा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। देखिए यहाँ पर रामशंकर लिखा हुआ है, रामशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये अभी तक हम रीतिकाल के नामकरण को लेकर के पढ़ रहे थे क्वेश्चन। अब देखते हैं रीतिकाल की जो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, तो उन अलग अलग धाराओं से जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा। तो रीतिबद्ध काव्य धारा में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें हम देखते हैं। क्वेश्चन है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो कहा जा सकता है किस रचना को? तो वह है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है और यह कहने वाले विद्वान हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ऑप्शन सी सही होगा, रामचंद्रिका के लिए छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केशव रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। ये केशवदास की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिए। अन्य तथ्यों को देखते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं। ये तीनों ग्रंथ रीति ग्रंथ हैं, जिनमें क्रमशः नवरस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। यानी कि रसिक प्रिया में नवरसों का वर्णन किया गया है, कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन किया गया है तथा छंदमाला में छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक हैं। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन किया गया है और रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशंसा के रूप में लिखी गई हैं। जैसा कि रीतिकाल में अधिकांशतः कवि अपने आश्रयदाताओं को खुश रखने के लिए उनकी प्रशंसा करते थे, उनके प्रशंसा विषय ग्रंथ लिखा करते थे। तो ये ग्रंथ वैसे ही हैं। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है। इनकी विषय वस्तु ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जा सकता है। तो विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। तो इसमें आध्यात्मिक विषय भी है और नखशिख परंपरा का नखशिख परंपरा का पालन करते हुए इन्होंने राधा के अंगों का भी वर्णन किया है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। इन दोनों ग्रंथों में जो खंड हैं, जो भाग हैं, वह 16 हैं। ध्यान दीजिएगा। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं। तो ये विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका ये प्रबंधात्मक काव्य हैं। इसे ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पूछा जा सकता है कि ये कैसा ग्रंथ है, तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। सॉरी। जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नखशिख मुक्तक काव्य हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नखशिख ये मुक्तक काव्य हैं, तो ध्यान में दीजिएगा। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? जैसा कि अभी हमने देखा, केशवदास हैं। ऑप्शन बी सही होगा। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। तो रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ केशवदास की रस प्रिया को माना जाता है। रसिक प्रिया जो केशवदास की है, उसे हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के लेखक हैं। तो विज्ञान गीता के लेखक केशवदास हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो अभी हमने देखा केशवदास ने की है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान गीता की कृति है। तो विज्ञान गीता की कृति किसकी है? केशवदास की है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो कौन है? वह आचार्य केशवदास हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो यह कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो ऑप्शन डी भाषा भूषण ग्रंथ केशव का नहीं है, जबकि यह जसवंत का ग्रंथ है और अलंकार ग्रंथ है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। भाषा भूषण ग्रंथ केशवदास का ना होकर के जसवंत सिंह का है और यह अलंकारों का इस ग्रंथ में निरूपण किया गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषय ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, यह एक अलंकार विषय ग्रंथ है। शेष रचनाएं केशवदास की हैं। भाषा भूषण चंद्रालोक शैली में लिखा गया है। चंद्रालोक संस्कृत का एक ग्रंथ है। जैसा कि रीतिकालीन कवि अधिकांशतः संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करते थे, उसी के आधार पर रचनाएं करते थे। तो भाषा भूषण जो ग्रंथ है वह चंद्रालोक शैली में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा।
और 212 दोहों का यह ग्रंथ है, जिसमें 5 प्रकाशों में इसे विभक्ति किया गया है। इसके जो अध्याय हैं या सर्ग हैं कह लीजिए 5 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किसका है, किस कवि का है? तो यह कथन केशव दास का है। ऑप्शन बी सही होगा, केशव दास कहते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों के संबंध केशव दास से है, जिसके माध्यम से वह यह व्यक्त करते हैं कि उनके परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। लोक भाषा यानी हिंदी में तो कोई बातचीत तक नहीं करता। उसी लोक भाषा में केशव दास कविता की रचना करता है। तो यहाँ पर इसमें केशव दास के परिवार के विषय में पता चलता है कि उनके परिवार के सभी लोग संस्कृत के विद्वान थे। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। तो यह पंक्ति आप सबको मालूम होगा केशव दास की है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। कविता की यह परिभाषा किसकी है? तो इन्होंने अलंकार की एक प्रकार से या कविता की परिभाषा देते हैं केशव दास, और कहते हैं कि कविता बिना अलंकार के अच्छी नहीं लगती है। जिस प्रकार से कविता वनिता मित्र, अलंकार बिना अलंकरण के वनिता यानी स्त्री नहीं अच्छी लगती, और बिना अलंकरण के मित्रता नहीं अच्छी लगती, यानी मित्रता में सौहार्दता होनी चाहिए, मित्रता के जो गुण हैं वो होना चाहिए। इसी प्रकार से काव्य का जो गुण अलंकार है वह भी होना चाहिए। बगैर अलंकारों के काव्य अच्छा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। यह पंक्ति काव्य के विषय में केशव दास ने दी है। भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित्त, यह कथन किसका है? तो जैसा अभी हमने देखा केशव दास का है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो भिखारी दास का जो काव्य शास्त्रीय प्रमुख ग्रंथ है कौन कौन से हैं? इसमें ऑप्शन बी काव्य निर्णय भी भिखारी दास का ग्रंथ है, और रस सारांश भी भिखारी दास का ग्रंथ है। दोनों सही होंगे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका भिखारी दास के विषय में कह रहे हैं। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा मृत्यु बिहार के आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय, ध्यान दीजिएगा, इनके काव्य शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, अमरकोश या इसी का नाम शब्द नाम प्रकाश है, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका, ये ग्रंथ भिखारी दास के हैं। रस सारांश जो ग्रंथ है उसमें नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगार का वर्णन है। जो इनका श्रृंगार निर्णय ग्रंथ है उसमें श्रृंगारिक वर्णन किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? इसमें बताना है भिखारी दास की रचना कौन सी नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है, रस सारांश भी भिखारी दास की रचना है, और काव्य निर्णय भी भिखारी दास की रचना है। किंतु भाषा भूषण जो ग्रंथ है यह भिखारी दास का नहीं है, यह जसवंत सिंह का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? तो इसमें रीतिबद्ध कवि कौन सा है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि भिखारी दास है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। तो शतरंज शतिका जो कृति है उसके रचनाकार कौन है? तो वह है भिखारी दास। ध्यान दीजिएगा, शतरंज शतिका ग्रंथ के रचनाकार भिखारी दास हैं। भिखारी दास की रचना है, इसमें भिखारी दास की कौन सी रचना है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें हमें छांटना है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को हमें छांटना है। आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। केशव रीतिमुक्त काव्य धारा या रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि केशव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, जबकि
रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, यह ऑप्शन सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए उन्हें आचार्य कवि भी कहा जाता है, यह भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, यह भी सही है। इसमें ऑप्शन डी प्रश्न के अनुसार सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या दी देख लेते हैं। केशव रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त विकल्प डी असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचना रचा है, जैसे केशव, पद्माकर, मतिराम आदि। वस्तुतः ये मूलतः कवि थे। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते हैं। दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं तो इन बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन की जब व्याख्या देखते हैं तो हमें अन्य कई नए तथ्य मिल जाते हैं जिनसे हम परिचित नहीं होते हैं। तो इस श्रृंखला को पढ़ाने का एक प्रमुख फ़ायदा यही भी रहता है कि जिन प्रश्नों से हम परिचित नहीं होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। हो सकता है आगामी परीक्षाओं में इन्हीं प्रश्नों को पूछा जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? तो भाषा भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की थी, ऑप्शन सी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य धारा, वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। तो भूषण जो हैं वह वीर काव्य रचना करने वाले कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था, ध्यान दीजिएगा, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदय राम, चित्रकूट के एक राजा थे, तो उनका नाम था हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने, ध्यान दीजिएगा, इन्हें जो भूषण की उपाधि दी गई थी वह हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराज शिवाजी के आश्रय में रहे। इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का भी उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, ध्यान दीजिएगा, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके लिखे हैं। 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं, इनके 6 ग्रंथ हैं किंतु 3 ही उपलब्ध हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन हैं? इसमें बताना है शिवराज भूषण के कवि कौन हैं। तो शिवराज भूषण रचना करने वाले कवि भूषण है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? अभी हमने देखा शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है, तो वह भूषण है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्यधारा रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध कवि भूषण है, जिन्होंने वीर रस से संबंधित काव्य रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे, हमें बताना है। तो दूसरे छत्रसाल थे, जो बुंदेलखंड के राजा थे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, इससे देखते हुए जब आप देखें तो यह ध्यान दीजिए कि कहाँ से किन किन क्षेत्रों से, जैसे रीतिकाल को अगर आप जब देखें तो उसमें यह ध्यान दीजिएगा कि हमें कहाँ से विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। आश्रयदाताओं से भी पूछे गए हैं, विधाओं से भी पूछे गए हैं, और साथ ही साथ वास्तविक नाम से भी पूछे गए हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था, और रचनाएं तो पूछी ही गई हैं। तो इन सब बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और जब आप पढ़िएगा कोई थ्योरेटिकल बुक, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इससे यही फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं। भूषण का वास्तविक नाम था, तो भूषण का वास्तविक नाम जैसा कि अभी हमने देखा घनश्याम था, ऑप्शन ए सही होगा। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि भूषण की रचना है, इसमें बताना है कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है। तो छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में
किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराजभूषण जो ग्रंथ है उसमें अलंकारों का विवेचन मिलता है, जैसा कि अभी हमने बता चुका है। ऑप्शन सी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिवराजभूषण ग्रंथ भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला एक अलंकार ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, जो शिवराजभूषण ग्रंथ है वह भूषण का ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का निरूपण उन्होंने किया है और एक सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना की गई है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए हैं। फिर कविता, सवैया, छप्पे अथवा दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार के दोष निकाले हैं। शिवराजभूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, शिवराजभूषण में भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, अतिसंयोक्ति, अपहुनिति के भेदों की ओर भी इन्होंने ध्यान दिया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण करने वाला कौन सा ग्रंथ है? तो वह शिवराजभूषण है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो शुक्ल जी ने किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो वह भूषण है। भूषण को शुक्ल जी अपने इतिहास में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और शतसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। तो ये शुक्ल जी ने भूषण के विषय में कहा है। गंग कवि का जन्म स्थान है। तो गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? वह है इटावा। ऑप्शन सी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंग जिनका समय है 1538 ईस्वी से लेकर के 1625 ईस्वी, रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रथम कवि थे। ये इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। तो इनका मूल नाम, जैसे कि पहले पूछा गया था किसी अन्य कवि का, उसी प्रकार से इनका भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इनका मूल नाम गंगाधर था। गंग के मुख्य ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। तो गंग के रचनाओं में भी गंग नाम है। गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अकबर के दरबारी कवि थे। इनके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल के भी प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के को भाजन का शिकार हुए और उसने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है, तुलसी गंग दुओ भय तुलसी सुकबिन के सरदार। भिखारी दास जी ने गंग के विषय में कहते हैं, तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी गंग दुओ भय सुकबिन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? तो जैसा कि अभी हमने देखा भिखारी दास हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है पद्माकर की। ऑप्शन सी सही होगा। पद्माकर इसका वर्णन करते हैं, नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति पद्माकर की है। यह होली विषयक सवैया है। पद्माकर का जन्म संमत 1880 ईस्वी में बांदा में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतिकाल के कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है।
कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। अंतिम समय निकट जानकर पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले गए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। तो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कानपुर में गंगा तट पर जाकर के पहुंच जाते हैं। अपनी प्रसिद्ध रचना गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच में रची थी। पद्माकर की गंगा लहरी प्रसिद्ध है। पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार है, यानी कि जो जगत विनोद है उसको लोग गाया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ पद्माकर की हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। 7 मौलिक ग्रंथ हैं, वह है हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही बिरुदावली, एक ही ग्रंथ है प्रताप शाही बिरुदावली, कलि 25 आदि। तो ये ग्रंथ पद्माकर के हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी इन्होंने किया था। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ हैं। तो मौलिक ग्रंथ जो लिखे हैं उनमें पद्माभरण और जगत विनोद रीति ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता जैसा कि अभी हमने देखा पद्माकर हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माकर द्वारा रचित जो अलंकार ग्रंथ है वह पद्माभरण है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या दी है, देख लेते हैं। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के रीति ग्रंथ हैं। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। जगत विनोद की रचना 1803 ईस्वी और 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में उनकी आज्ञा से इसकी रचना हुई थी, जगत विनोद की। तो यह भी पूछा जाता है यह ग्रंथ किस आश्रयदाता को लिखी गई है या किसके आश्रय में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन देव की रचना है। ऑप्शन बी सही होगा। काव्य रसायन देव की रचना है। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी इटावा जिले के घसौरिया में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म इटावा जिले के घसौरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों और रईसों के आश्रय में रहे। इनमें कौन कौन से प्रमुख थे? इनमें थे एक आजम शाह फफूंद, रियासत के राजा कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती इयोडिया खेरा के राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजानमणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी के लगभग हुई। देव की प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं देव की देख लेते हैं। काव्य रसायन, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक, प्रेम दर्शन। ये सभी रचनाएं देव की हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। कहीं भी कोई भी रचना उठा करके पूछी जा सकती है। विशेष रूप से जाति विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, भवानी विलास और सुजान विनोद तथा प्रेम दीपिका को भी ध्यान में रखिएगा। नक्सिक और प्रेम दर्शन, इन सभी ग्रंथों को आप ध्यान में रखिएगा। आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25 को भी ध्यान में रखिएगा। पूछी गई कृतियाँ